अंधेर नगरी, इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विधा की दृष्टि से देखें तो यह एक नाटिका है। प्रहसन भी कुछ लोग इसे कहते हैं। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको प्रहसन कहा है। यह नाटिका 1881 में बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर में मंचन के लिए केवल एक दिन में लिखी गई थी। और उस समय जब ये नाटिका लिखी गई थी, उस समय का कालखंड ऐसा था जिसमें अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज शासन के दुष्चक्र में भारत फंस रहा था और करहा रहा था। उनकी यानी कि अंग्रेजी शासन की आर्थिक शोषण की नीति ऐसी थी कि हमारे देश की संपत्ति विदेश में जा रही थी। तरह तरह के टैक्स उन्होंने लगा रखे थे जनता पर, जिससे जनता की कमर टूट रही थी। इतना ही नहीं, भारत में धार्मिक पाखंड भी अपने जोरों पर था। बहुत पाखंड फैल रहा था। एक तरफ ब्राह्मण लोग जैसे ऐसे भ्रम फैला रहे थे कि वो जो व्यवस्था देंगे, जिसको चाहे धोबी चाहे अपने ब्राह्मण की जात ले सकता है, जो जैसा पैसा खर्च करेगा उसकी ऐसे ही ऊंची नीची जाति वो बना देंगे। इस तरह की पाखंड भी चल रहे थे। और दूसरी तरफ साधु लोग जो थे, सन्यासी जिसको हम कहते हैं, जिसको सन्यास व्रत धारण कर लेते हैं, वो भी अपने पथ से भ्रष्ट हो रहे थे। सन्यास का मतलब होता है कि ये जो लोभ, माया, मोह, क्रोध आदि से मुक्त होकर वैराग्य धारण कर लेते हैं। लेकिन उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देखा कि जो साधु हैं वे अपने पथ से भटक कर, अपने कर्तव्यों से भटक कर लोभ में, माया के मोह में फंस रहे हैं। वैराग्य भावना जो उनके अंदर होनी चाहिए, उससे विमुख होते जा रहे हैं। और इसी तरह से जो पुलिस तंत्र है वो भी भ्रष्ट हो रहा है। और जो न्याय व्यवस्था है वो भी अंधी न्याय व्यवस्था हो रही है। इन सारी परिस्थितियों को, यानी कि जो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियाँ थी, उनको चित्रित करने के लिए, उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जनता के बीच में उन्होंने ये नाटिका लिखी। अंधेर नगरी चौपट राजा एक लोक कथा है। उसी के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समस्याओं का चित्रण किया है। इन समस्याओं को हम बिंदुवार आराम से इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहली समस्या जो हमें दिखाई देती है वो विवेकहीन शासन व्यवस्था की है। अंग्रेजों का शासन उस समय ऐसा था जो एकदम विवेकहीन था। ना उनमें संवेदना थी, ना सहानुभूति थी, ना ही देश के जो निम्न वर्ग था या जो परिश्रमी वर्ग था उनके प्रति उसके मन में कोई दया था, ना ही जो व्यापारी वर्ग था उनके प्रति कोई सहानुभूति या संवेदना का भाव दिखाई देता है। तो विवेकहीन शासन व्यवस्था को जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उसके गोवर्धन के माध्यम से दिखाते हैं कि गोवर्धन जब बाजार में आता है तो वो देखता है कि हर चीज़ टके सेर बिक रही है। चाहे आप बादाम पिस्ता ले लीजिए वो भी टका सेर है, चना ले लीजिए वो भी टका सेर है, सोना चांदी ले लीजिए वो भी टका सेर। टका सेर से मतलब एक उस समय की माप ऐसी थी। टका मतलब एक पैसा और सेर का मतलब जो किलो के रूप में आज आप देख सकते हैं कि एक पैसे की 1 किलो हर चीज़ मिल रही थी। जब महंत को ये पता चलता है तो महंत वहाँ की शासन व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए कहते हैं कि जहाँ टका सेर सब चीज़ें बिकती हो, जहाँ विद्वान में और मूर्ख में कोई भेद नहीं है, जहाँ पर श्रेष्ठ और निकृष्ट चीज़ में कोई भेद नहीं है, ना कम ज़रूरत की चीज़ और ना ज़्यादा ज़रूरत की चीज़। आमतौर से जो बाज़ार की मांग होती है वो आवश्यकता और सप्लाई पे, आवश्यकता या और पूर्ति पे ही निर्भर करती है। अगर किसी चीज़ की भरपूर सप्लाई हो जाती है और डिमांड कम रह जाती है तो उसका रेट गिर जाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम है और मांग ज़्यादा है तो उस पे भी उसका रेट बढ़ जाता है। लेकिन वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी जिस नियम के आधार पर किसी चीज़ का रेट या किसी चीज़ का मूल्य, किसी चीज़ की कीमत तय होती हो। इसी को ध्यान में रखते हुए महंत अपने दोनों शिष्यों से, गोवर्धन दास से और नारायण दास से कहते हैं कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था आगे आगे कष्ट ही देने वाली है। हालांकि समझदार जो है नारायण वो उसके साथ चले जाते हैं और गोवर्धन दास उसकी बात को नहीं समझते हैं और वो कह देते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी हमारी जो इसमें दिखाई गई वो देश की गरीबी है। गोवर्धन दास के शब्दों में अगर हम कहें तो जब नारायण दास को और गोवर्धन दास को
उनके गुरु महंत कहते हैं कि यहाँ पर शासन व्यवस्था ठीक नहीं है और यहाँ से चलना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। तो गोवर्धन दास कहते हैं कि अगर हम दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पूरा दिन हम मांगते हैं भिक्षा और फिर भी हम पेट भर खाना नहीं खा सकते, लेकिन यहाँ हमने थोड़ी सी देर भिक्षा मांगी और हम 3.5 किलो मिठाई लेके आए और हम भर पेट खा सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सामान्य स्थिति थी हमारे देश की, वो इतनी गरीबी की थी कि पूरे दिन भिक्षा मांग के या पूरे दिन परिश्रम करके लोग पेट भर के भोजन नहीं पा सकते थे। तो जो हमारे देश की गरीबी की उस समय हालत थी, उसको इन्होंने अपने अंधेर नगरी प्रहसन में चित्रित किया है। तीसरी समस्या हम देखते हैं साधु समाज में लोभ वृत्ति जो पनप रही थी। हम देखते हैं कि उस समय भी लोभ वृत्ति साधुओं में पनप। साधुओं का व्यवहार ये होता है कि उनमें लोभ, माया, मोह समाप्त हो जाना चाहिए और देश के लिए या राष्ट्र के लिए जो भी कल्याणकारी भाव होते हैं उनका प्रचार प्रसार करना, विद्या का प्रचार प्रसार करना उनका काम होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं गोवर्धन दास को उन्होंने, लेखक ने, साधुओं में जो लोभ वृत्ति पनप रही थी उसके प्रतीक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है कि साधु जिसमें लोभ, माया, मोह, स्वाद का के प्रति वैराग्य हो जाना चाहिए, वो मात्र अकर्मण्यता का जीवन जीने के लिए, अकर्मण्यता होने के बावजूद उनको भरपेट स्वादिष्ट भोजन मिले, इसलिए वो वहाँ रुक जाता है और अपने गुरु की अवज्ञा कर देता है, अपने गुरु का जो मार्गदर्शन उसे मिल रहा था उसका रास्ता छोड़ देता है। आज भी हमारे देश में ऐसे जो साधु हैं उनकी कोई कमी नहीं है। एक तरफ राम रहीम, रामपाल, आसाराम बापू ऐसे ही साधु हैं जो एक तरफ साधु का चोला पहने रहते हैं और जनता को वैराग्य का मार्ग दिखाने के लिए बैठे हुए होते हैं, लेकिन जब उनकी संपत्ति का देखा जाता है तो अकूत संपत्ति उनके पास होती है और उनकी अकूत संपत्ति को देखकर ही सरकार को उन पर कुछ कार्यवाही करनी पड़ती है। तो कह सकते हैं कि जो उस समय स्थिति थी वही स्थिति हमारे देश में आज भी पूरी तरह से पनप रही है। चौथा है हमारा भ्रष्ट पुलिस तंत्र। जो हमारा तंत्र है उसमें पुलिस आज भी, हम कोई एफआईआर दर्ज कराने जाए तो उस एफआईआर को नहीं लिखती है, लिखेगी तो उसके लिए रिश्वत मांगता है। यानी कि जो न्याय व्यवस्था उनको संभाल के रखनी चाहिए, जो प्रशासन को सही से व्यवस्थित उन्हें रखना चाहिए, उसकी ड्यूटी को वो सही से निर्वहन ना करके हमसे और उसके बदले में रिश्वत मांगते हैं। उसी को अभिव्यक्त करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। यानी कि चूरन पुलिस वाले खाने से मतलब है कि वो रिश्वत खाते हैं और सारे कानून जितने हैं उन सबको की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। इसी तरह से विदेशी शासकों के आर्थिक शोषण की नीति पर भी इन्होंने कहा है कि जो यहाँ से सामान होता है, कच्चा माल, उसको ले जाते हैं और तैयार करके अपने ब्रिटेन में यहाँ पर कई गुना दामों में वो बेचते हैं। अगली समस्या उठाई है आम आदमी पर टैक्स के बोझ की। लेखक कहता है कि आम आदमी पर इतना टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया है कि आम आदमी की कमर टूट रही है। जो चने बेचने वाला घासीराम है वो अंग्रेजी शासकों की टैक्स वाली नीति का प्रतिकार करते हुए कहता है, चना हाकिम साहब जो खाते सब पर दोना टैक्स लगाते। और जब टैक्स जो लगता है उसी का प्रतिकार करते हुए लेखक यहाँ की व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को देखता है कि अगर टैक्स कम होगा तो व्यापार में ज़्यादा वृद्धि होगी और जो सामान्य जनता है, अगर टैक्स कम सरकार लगाएगी तो उनका जीवन यापन सुचारू रूप से चल सकता है। अगली समस्या उन्होंने महाजनों के कुचक्र की उठाई है कि जो महाजन हैं वो किस तरह से ज़्यादा ब्याज लेते हैं। और प्रेमचंद का भी हमने जैसे देखा था कि प्रेमचंद अपनी कहानियों की विषय वस्तु इसको बनाते हैं महाजनों के कुचक्र को, कि जितना पैसा ब्याज पे देते हैं उस ब्याज के बदले में वो कई बार तो पूरी उम्र कमा कमा कर ब्याज देते रहते हैं और कई लोगों की जो गिरवी रख के वो संपत्ति उनको ब्याज पे देते हैं पैसा, उनकी संपत्ति को ही हथिया लेते हैं। तो भारतेंदु ने भी अपने अंधेर नगरी में महाजनों के कुचक्रों का चित्रण किया है।
वो लिखते हैं कि चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते, यानी कि जितना जमा होता है उसको सबको हजम कर जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है ब्राह्मणों का पाखंड। ब्राह्मणों के जो पाखंड देश में फैल रहे हैं उसका भी इन्होंने चित्रण किया है कि ब्राह्मणों ने देश की ज्ञान वाली जो स्थिति है उसको जर्जर कर दिया है। ब्राह्मण यानी कि पंडित, इसीलिए कहा जाता है कि वो ज्ञान के पंडित होते हैं और उस ज्ञान को प्रचार प्रसार करते हैं समाज में, जिससे कि समाज का अच्छे से उद्धार हो सके। लेकिन जो आज के ब्राह्मण हैं उनको पंडित कहना कहीं ना कहीं अनुचित या बेमानी लगता है, क्योंकि ये ब्राह्मण तो ऐसे हैं जिसमें टके के भाव वे जातियां बेच रहे हैं। टके के लिए लोग अपनी जाति तक बेच रहे हैं और दो भी ब्राह्मण हो जाता है। वो ले कहते हैं जात ले जात टके से जात, 1 टका दो अपनी जात बेचो। यानी कि 1 टका अगर कोई नीची जाति के पास पैसा है और वो 1 टका दे तो उसे ना ज्ञान अर्जन की जरूरत है, ना अच्छे अच्छे संस्कारों की जरूरत है, बस पैसा दे और ऊंची ब्राह्मण की या कोई भी ऊंची जाति वो खरीद सकता है। तो इस तरह से वहाँ पर इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो श्रेष्ठ है, विद्वान है, उसको ज़्यादा वैल्यू मिले, उसको ज़्यादा सम्मान मिले, और जो संस्कार विहीन है, मूर्ख है, उसको कम सम्मान मिले। ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, जिससे कि सारी जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाती है। अगली समस्या लेखक ने लिखी है दोषपूर्ण अंधी व्यवस्था। तो हमारी जो ये नाटिका है उसमें ज़्यादा फोकस जब शुरू से आखिर तक जो लीड हमारा रोल इसमें चलता है वो इस न्याय व्यवस्था का ही चलता है कि अपराध कोई भी करे, लेकिन दंड किसी को भी दिया जा सकता है। एक अपराध जो कर रहा है उसको दंड ना देकर किसी अन्य को दंड दिया जा सकता है। उनको बस दंड देने से, ये दिखाने से मतलब है कि उन्होंने दंडित किसी को किया है। शुरू में जब हम देखते हैं कि एक फरियादी राजा के यहाँ आता है और राजा कहता है, फरियादी आके राजा से बताता है कि कल्लू बनिया की जो दीवार है वो गिर गई मेरे घर आंगन में और मेरी बकरी मर गई है, मुझे न्याय चाहिए। तो राजा विवेकहीनता का परिचय देते हुए कहता है कि ठीक है, दीवार को बुलाओ। दरबारी जब बताते हैं मंत्रीगण की दीवार नहीं आ सकती तो वो कहते हैं कि ठीक है, उसके रिश्तेदारों को, बहन भाई को, किसी को भी बुला दो। और जब बताते हैं कि वो भी नहीं आ सकते हैं तो वो विवेकहीन शासक कहता है कि ठीक है, दीवार के मालिक को बुलाओ। दीवार का मालिक उस अपराध को कारीगर पर डाल देता है जिसने दीवार बनाई होती है, और कारीगर चूने वाले पर डाल देता है कि चूना पतला बनाया था इसलिए ये दीवार अच्छी नहीं बनी और गिर गई। और जो चूना बनाने वाला वो भिस्ती पर उस आरोप को डाल देता है कि भिस्ती ने पानी ज़्यादा डाल दिया। जब भिस्ती को कहा जाता है कि ठीक है, भिस्ती को फांसी लगा दो, तो भिस्ती अपनी सफाई में कहता है कि जो कसाई थी उसने मशक बड़ी मुझे दे दी, इसलिए ये जो है चूने में ज़्यादा पानी डला। और फिर कसाई अपने आरोप को भेड़ वाले पे डाल देता है कि मुझे बड़ी भेड़ दे दी, छोटी भेड़ दी होती तो छोटी मशक बनती। भेड़ वाला कोतवाल पे डाल देता है कि जब मैं भेड़ बेच रहा था तो मेरा ध्यान कोतवाल की तरफ था, इसलिए मैं बड़ी भेड़ दे पाया। और कोतवाल कहता है कि राजा की सवारी निकलने वाली थी इसलिए मेरा ध्यान नहीं रहा, इसलिए मैं व्यवस्था करने में लगा हुआ था। नगर की व्यवस्था की बात आती है तो मंत्री डर जाते हैं कि राजा कहीं पूरे नगर को ही फांसी की सजा देने का आदेश ना दे दे, इसलिए वो कोतवाल को ही अपराधी घोषित कर देते हैं। और जब कोतवाल को फांसी लगाने का आदेश दिया जाता है राजा की तरफ से, तो कोतवाल पतला दुबला और फांसी का फंदा बड़ा है, इसलिए कोतवाल की जगह एक किसी मोटे आदमी को फांसी देने की सजा आदेश राजा दे देता है कि जो भी मोटा व्यक्ति मिले, इस फंदे, जो ये फांसी का फंदा जिसकी गर्दन में फिट आ जाए उसको फांसी दे दी जाए। और उसी आदेश के तहत जो गोवर्धन दास है वो फंस जाता है, क्योंकि वो मोटा हो चुका है। उसके गर्दन में जब फांसी का फंदा फिट बैठता है तो उसको फांसी के लिए देने के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो इस तरह से अंधी न्याय व्यवस्था हमारे इसमें अंधेर नगरी में
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिखाई है। और अंत में यही अंधी न्याय व्यवस्था भी उस कुशासन के अंत का परिणाम होता है कि जब गोवर्धन दास और महंत कान में कुछ कहते हैं और दोनों फिर प्रकट में मुझे फांसी लगाओ ये बात करते हैं। और राजा को सूचना मिलती है कि इस समय जो भी फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो राजा आदेश देता है कि मेरे होते हुए किसी को फांसी नहीं लगाई जाएगी, स्वर्ग में मैं जाऊंगा। और वो फिर फांसी के तख्ते पर झूल जाता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इस सारी समस्याओं का अंत तभी होता है जब उस अंधी न्याय व्यवस्था, भ्रष्ट शासन व्यवस्था, भ्रष्ट राज व्यवस्था का अंत हो जाता है और उसके बाद कोई समस्या नहीं रह जाएगी। यानी कि लेखक इन सारी समस्याओं के माध्यम से, इन सारी समस्याओं के चित्रण के माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहता है कि देश की शासन व्यवस्था तभी ठीक रह पाएगी जबकि देशवासी खुद आगे बढ़कर उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ये भ्रष्टाचार भी और यहाँ तक कि ब्राह्मणों के पाखंड भी तभी दूर होंगे जब जनता जागरूक होगी। नाटक के समर्पण में वे खुद कहते भी हैं कि देशवासियों को स्वार्थ छोड़कर सच्चे गुणग्राही बनना चाहिए और यही भारतेंदु चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सारी समस्याओं का इसमें चित्रण किया है। धन्यवाद।